एक्चुअल में लाल किताब सरल भाषा में है क्या? लाल किताब वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर एक पुस्तक है। हर साल आपके प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए, लाल किताब के हिसाब से जो भी उनका बर्थ डेट है उससे 50 दिन पहले अपनी कुछ रेमेडीज करवानी शुरू करनी चाहिए। जो कि किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, पैसों की तो हर एक कोई प्रॉब्लम है, अलग अलग रेमेडीज हैं। हमें ये देखना पड़ता है एक्चुअल लाल किताब के हिसाब से कि ऐसा सोल्यूशन निकालें दूसरे प्लैनेट्स हैं इसके कारण वो ज़्यादा इफेक्टेड ना हो जाए। अभी 14 फरवरी आने वाला है और प्यार का सप्ताह चल रहा है। अगर किसी की अनबन चल रही है और उसको कोप अप करने के लिए कांच वाली शहद की नई बोतल खरीद लीजिए, उसमें अपनी और अपने पार्टनर की पासपोर्ट साइज फोटो डाल दीजिए, उसका ढक्कन बंद करके और उसको एक डार्क कपड़े में लपेटते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में चलते हैं और कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो नहीं चल पाते हैं? 1 और 9 ये बहुत अच्छा चलेगा। 3, 6 है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको अवॉइड कर देना चाहिए? एक तो 4 और 8 जिसको अवॉइड करो, राहु और शनि है, और दूसरा 888 आ रहा है, 0 बहुत बारी आ रहा है, ये हार्मफुल है। ये साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि का ट्रांजिट होने वाली है और कई लोगों को तो ये नहीं पता कि इस साल नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। लाल किताब के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। इसी के साथ लाल किताब को लेके कई सारे मिथ और फैक्ट्स सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि हमें भरोसा किस पर किया जाए। इसी के साथ एस्ट्रोलॉजी में इस बार 2025 के अंदर 4 ग्रहों के गोचर होने वाले हैं। उनका किन प्लैनेट्स पर फर्क पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा और किसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है ये साल। इसके साथ रिलेशनशिप, वेल्थ और हेल्थ के लिए क्या रेमेडीज़ हैं, इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहित कुमार खन्ना जी, जो कि पिछले 35 सालों से बतौर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट के साथ कई विधाओं में लोगों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ऋषभ जी, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे अपने चैनल युग चरण में बुलाया, और ये एक ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मैं आपके माध्यम से इस चैनल में अपना ज्ञान बांट सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत शॉर्ट पीरियड पे हमें समय दिया और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो तो वाकई में ख़ास होने वाला है। पर्सनली मैं बड़ा जिज्ञासु आदमी हूँ कि लाल किताब को लेके जो जितने भी मिथ मैंने पढ़े हैं या फैक्ट्स हैं उनमें क्या सच्चाई है, उन्हीं सब पे आज हम बात करेंगे। सर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप जो है करते हैं, ज़रा मेरे दर्शकों को बताइए। मैं बहुत सारी चीज़ों में सर्टिफाइड हूँ, जैसे कि मेनली न्यूमरोलॉजी ही बहुत तरह की होती है। 5-6 तरह की न्यूमरोलॉजी है, चैल्डियन है, पाइथागोरस है, कबाला है, वैदिक है, ऐसी बहुत तरह की है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ जो कि लाल किताब में भी है, केपी में भी है, और इसके अलावा मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ। और इसके अलावा मैंने फ़ॉरेन से भी बहुत सारी अकल्ट साइंस की मोडेलिटीज़ की हुई हैं, तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ बहुत सालों के साथ। आप तमाम चीज़ें देखते हैं और इसमें सबसे, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि लाल किताब को लेकर बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। लाल किताब को कोई जादुई किताब भी बोला जाता है, कुछ लोग कुछ एरियाज़ में ये बैन भी है। तो एक्चुअल में लाल किताब सरल भाषा में है क्या? लाल किताब बेसिकली वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर एक पुस्तक है, और ये हमारे सनातन धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है। ये इंडिया से ही निकली थी और अरब कंट्री में ये किसी ने चोरी करके ये किताब ले गए थे। और इसके अलावा इसको बाद में हमारे जो बहुत ही विख्यात पंडित रूप चंद्र जोशी जी, उन्होंने इस बुक को लिया और वही सबसे पहले पंडित थे जिन्होंने उसको उर्दू भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया। और 1939 से लेकर 1952 तक उनकी बुक्स हैं, जो कि एकदम ओरिजिनल बुक्स जिसको हम बोलते हैं। बाकी बोला जाए तो सुनने में तो ये भी है कि रावण ही था जिसने इस बुक का आविष्कार किया था। एक्चुअली रावण के बेटा पैदा होने वाले थे। और लाल किताब ही एक ऐसी ज्योतिष है जिसमें आप प्लैनेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे हाउसेस में। तो उसने अपने सारे प्लैनेट्स 11th हाउस में शिफ्ट कर लिए थे
क्योंकि 11th हाउस ही एक ऐसा हाउस है जहाँ पे सब तरह की इनकमिंग्स होती हैं। ओके। और 3rd हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें सारी आउटगोइंग्स होती हैं। तो उसने अपनी ताकत से, अपनी नॉलेज के साथ सारे प्लैनेट्स उधर शिफ्ट कर लिए। मगर बाद में ये भी हुआ कि ये उसने लिखी क्यों थी। सबसे पहले तो ये लिखी क्यों थी, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियाँ खोली थी। ओके। शक्ति खोने के बाद उसने लाल किताब लिखी और उसका यूज़ भी किया और मिसयूज़ भी किया। तो यही लाल किताब के बारे में। बाकी तो बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं। ये आपने सही बोला कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लोग इसका यूज़ करते हैं। मगर मैं तो आपको यही बताऊंगा कि लाल किताब बेसिकली एक कोई टोना टोटका नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल साइंस है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि कम पैसों में और घरेलू उपचार कर सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं। ओके। आपको एग्जांपल दूंगा, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे चले जाइए, वो आपको स्टोन रिकमेंड कर देता है, कोई क्रिस्टल्स रिकमेंड कर देता है या कुछ कर देता है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। तो लाल किताब ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही सिंपल होमली रेमेडीज़ करके आदमी अपने समाधान पा सकता है। तो आपके हिसाब से अफोर्डेबल भी है और घर में कोई भी इसको इजीली कर सकता है। बिल्कुल। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको कोई दिक्कत है और आप मेरे पास आए बिल्कुल। कि आपको किसी ने ये कर दिया या वो कर दिया, जहाँ आपको इसके कारण दिक्कत आ रही है, तो इसमें मैं आपका समाधान करूँगा मगर सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये बहुत सिंपल साइंस है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट शिफ्ट नहीं हो सकते। लाल किताब में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम प्लैनेट शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे एक होता है लग्न चार्ट और एक होता है वर्षफल चार्ट। वर्षफल चार्ट होता है जो आपका हर साल प्लैनेट्स आपके चेंज होंगे। लोग क्या करते हैं, वो अपना लग्न चार्ट देखते हैं, पंडितों के पास घूमते हैं, जहाँ जिसको भी नॉलेज है उसके पास घूमते हैं, वो लग्न चार्ट देख के ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस बता देते हैं। मगर एक्चुअली हर साल आपके प्लैनेट्स चेंज होते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए, लाल किताब के हिसाब से एटलीस्ट अपने जो भी उनका बर्थ डेट है उससे 50 दिन पहले, एटलीस्ट 50 डेज पहले अपनी कुछ रेमेडीज़ करवानी शुरू करनी चाहिए, जो कि बर्थडे तक, जब बर्थडे से 1-2 दिन पहले तक वो कंप्लीट कर लें और उनका, ताकि वो साल बहुत अच्छा जाए। और मोस्टली लाल किताब में 43 डेज़ की रेमेडीज़ होती है, मोस्टली दी जाती है। अभी लोग तो बहुत सालों से ये रेमेडीज़ देते आ रहे हैं, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये 43 डेज़ ही स्पेसिफिक क्यों है। बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लाल किताब में 28 नक्षत्र होते हैं उतने दिन, 12 प्लैनेट्स होते हैं उतने दिन, 1.5 दिन राहु का गिना जाता है और 1.5 दिन केतु का गिना जाता है। तो इसका अगर हम टोटल करें तो वो 43 डेज़ होते हैं। तो ये सारों को ठीक करने के लिए अगर वो आप रेमेडीज़ पूरी कर लीजिए तो आपके प्लैनेट्स खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल, मतलब इसका कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करके या इस एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं? क्या तरीका है उसका? देखिए, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। जैसे जिसको, किसी को बिजनेस की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, पैसों की तो हर एक कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अलग अलग रेमेडीज़ हैं, अलग अलग रेमेडीज़ दी जाती हैं। और ये नहीं है कि आपके लगन में कोई प्लैनेट बैठा है और उसके साथ में कोई दुश्मन प्लैनेट बैठा है, पंडितों के हिसाब से उसकी रेमेडी कर दो। हमें ये देखना पड़ता है एक्चुअल लाल किताब के हिसाब से कि सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। ऐसा सोल्यूशन निकालें कि जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट्स हैं इसके कारण वो ज़्यादा इफेक्टेड ना हो जाए। तो जैसे अभी लोगों को नहीं पता कि किस तरह से उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से रेमेडीज़ करनी चाहिए, उसका कोई फार्मूला तो नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि लोग आजकल अलग अलग सोशल चैनल में बहुत सारे, आपने भी देखा रील्स वीडियोस, ये बहुत सारी यूट्यूब में पड़ी रहती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लोगों को डायरेक्टली ऐसे रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 7.5 तो हर इंसान पे आने वाली है। ओके। कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिस पे 7.5 नहीं आएगी। लोग घबरा जाते हैं कि अरे 7.5 आ गई, 7.5 साल रहेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो
शनि मंदिर जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं और तिल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, ये हर एक के लिए वैलिड नहीं है। हमें देखना पड़ता है पूरी कैलकुलेशन के लिए कि किस इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ तेल चढ़ा सकते हैं और किस इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ना चढ़ाए। मतलब अलग 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 है, इसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। लोग ऐसे ही सोशल मीडिया में देख के हर तरह की रेमेडीज़ करते हैं ताकि उनको शॉर्टकट्स मिल जाएं, हाँ उनकी लाइफ सुधर जाए, वो उल्टा लाइफ अपनी बिगाड़ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अमूमन हमारे पास शाम में हम या रात में कभी भी फ़ोन लेके बैठते हैं, बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप ऐसा करेंगे या तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है तो ये रेमेडी कर सकते हैं। तो मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेयर करती है, बिल्कुल, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के लिए कॉमन हो। देखिए ऐसा है कि जो जुड़वा बच्चा भी है, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, ठीक है, मगर कुछ तो सेकंड्स का डिफरेंस होगा। बिल्कुल। अभी अंबानी जी हैं, उस टाइम में लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे दुनिया पर, तो सारों की किस्मत वैसी क्यों नहीं है? उन्हें छोड़िए, जुड़वा बच्चे का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उनकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं रहती? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे लाल किताब एक हस्तरेखा विज्ञान भी है, तो उन दोनों बच्चों की हस्तरेखा तो अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारी कैलकुलेशन रहती है। तो आई वुड एडवाइस कि लोगों को हर तरह की रेमेडीज़ करने से थोड़ी रेमेडीज़ करें, क्योंकि लाल किताब एक ऐसी चीज़ है जो कि कम रेमेडीज़ में बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो लाल किताब की रेमेडीज़ किस तरह से वर्क करती हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान हैं लोगों के लिए? देखिए, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, मगर अगर ठीक प्लैनेट्स को शिफ्ट करके उस हिसाब से किया जाए, और मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लोगों को हर वर्ष 50 दिन पहले अपनी रेमेडीज़ करवा लेनी चाहिए, ताकि उनका वो पूरा साल अच्छा रहे। और वो बहुत सिंपल हैं, जैसे कोई इसमें आपको इतने क्रिस्टल्स नहीं डालने हैं, आपको स्टोन्स महंगे महंगे डालने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू रेमेडीज़ हैं, आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाइए, कौवों को रोटी खिलाइए, दाना डालिए, ऐसे ही बहुत सारी तो रेमेडीज़ कैसे हैं। पता लगता है कि इस आदमी के लिए या इस पर्सन के लिए ये रेमेडी ही करनी ज़रूरी है या ये सूटेबल रहेगी? उसका कोई एक फार्मूला हो तो कुछ नहीं, होगा? फार्मूला तो कुछ ऐसा नहीं है। फार्मूला तो देखिए ऐसा है कि लाल किताब इन्वेंट की थी, इन्वेंट में बोलूँ या जिन्होंने, पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने जिन्होंने ये लिखी है, 2 बुक्स, मोटी मोटी बुक्स तो सिर्फ लाल किताब की ग्रामर है, और 5 बुक्स ऐसी हैं जो कि लाल किताब की प्लैनेट्स के ऊपर है और रेमेडीज़ बताई जाती हैं उसमें। इसमें तो वर्षों लग जाते हैं सीखने में, मेरी उम्र निकल जाएगी मगर तभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता ही जाऊंगा। बिल्कुल। तो ऐसे फार्मूलाज तो नहीं मैं बोल सकता। कोई ऐसा तरीका जिससे पता लगे, जैसे एग्जांपल मेरा ले लीजिए, मेरा 26 जून को मेरा बर्थडे आता है, तो मुझे ऐसी क्या रेमेडी करनी चाहिए जो मेरे लिए सूटेबल हो? तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि इस व्यक्ति को या मुझको ये रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया, मगर अगर लाल किताब में हमें देखना पड़ता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब देखा जाएगा। ओके। तभी जाके हम देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स के साथ कौन से नक्षत्र बैठे हुए हैं, क्योंकि 28 नक्षत्र हैं, वो भी सब चेक करने हैं। तो इनके फिर राशि लॉर्ड होते हैं, राशि लॉर्ड के बाद सब लॉर्ड्स भी हम चेक करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ये बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, 5 मिनट का काम नहीं है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कैलकुलेट होता है कि ये तो एक न्यूमरोलॉजी हो गई कि आपने अपना नाम दिया और डेट ऑफ बर्थ दिया, जिसके कारण हम न्यूमरोलॉजी में फिर भी आपको कुछ अलग तरह की रेमेडीज़ दे सकेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंगली, मैं अगर डीप नॉलेज लेनी है, जब इसकी अपना सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो वो आप उसी से ले पाएंगे, लाल किताब से। अभी 14 फरवरी आने वाला है और प्यार का सप्ताह चल रहा है। फरवरी को प्यार का महीना भी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों के रिलेशंस बनते हैं और बहुत सारे लोगों के रिलेशंस ख़राब होते हैं फरवरी में। जो लोग अभी रिलेशन में हैं या जो लोग रिलेशन से अब मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो जा चुका है, तो उनके लिए क्या रेमेडी रहेगी इस साल? कैसे वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, या मूव ऑन किस तरीके से कर सकते हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे
ये सिर्फ यंग कपल्स के लिए नहीं है, ये तो आपके अपने फैमिलीज़ के लिए भी है, क्योंकि अपने फैमिली भाई बहन मदर फादर के साथ भी प्यार रहता है। वैलेंटाइन उस चीज़ के लिए भी मनाया जाता है। और रही कपल की बात, जहाँ मैरिड कपल्स की बात रही, जहाँ जो कोई लिव इन में है, सबसे बढ़िया सलूशन मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी की अनबन चल रही है और उसको कोप अप करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सलूशन है, कांच वाली शहद की नई बॉटल ख़रीद लीजिए, आधा किलो की या 1 किलो की, कोई भी ले लीजिए। उसमें अपनी और अपने पार्टनर की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल दीजिए, और ये फ़ोटो डालने के बाद उसका ढक्कन बंद करके और उसको एक डार्क कपड़े में लपेटते हैं आप, और एक ऐसे ही घर की ऐसे ही जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपकी भी नज़र ना पड़ती हो रेगुलरली, मगर ये किसी को बताना नहीं है घर पर। बेट लगा लीजिए, आपका विद इन 15 डेज़ और विद इन अ मंथ आपका ये सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे और एक अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब प्यार में पड़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी है, नज़र लगना। बिल्कुल। एक ऐसी चीज़ है कि लोग समझते नहीं हैं, और जो हमारे में बोला जाता है टोक लगना, ये प्यार ही नहीं है, हर चीज़ में टोक लगती है। सबसे पहले तो ये चाहिए कि लोगों ने जो भी स्टेप उठाना है, चाहे प्यार का हो, चाहे काम का हो, चाहे जॉब से रिलेटेड है, अपनी बात किसी को ना बताएं। नहीं तो ऐसी टोक लगती है कि वो काम 99% आपका नहीं होगा, और ये हर एक के ऊपर ये वैलिड है। तो एक तो ये चीज़ करें। बाकी तो मैं यही बताऊंगा कि जैसे अभी कोई नए अफेयर्स में जाना चाहता है या रिलेशन में जाना चाहता है, तो वो सबसे पहले है कि एक दूसरे को समझ लें, उनकी नेचर समझें, सब समझें। उसके अलावा अगर बाद में कभी कुछ नहीं बन रहा तो उसके हिसाब से वो रेमेडीज़ करवा सकते हैं। और वो ही नहीं, अगर हो सके तो वो एक बार ही अपना चार्ट ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शादी होने के बाद ही हस्बैंड या वाइफ इफ़ेक्टेड होते हैं। इवन अगर कोई लड़का लड़की अफेयर में भी हैं और उसके साथ रह रहा है, लिव इन में रह रहा है, जहाँ ऐसे ही रह रहा है, तो भी उसको ज़रूर एक दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर वो ख़राब है, अच्छे हैं तो अच्छा बेनिफिट देंगे, बुरा है तो बुरा बेनिफिट देंगे। ठीक है। आपने जैसे आप न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में चलते हैं, और कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जो नहीं चल पाते हैं? जैसे 1 और 9 ये बहुत अच्छा चलेगा, और 3-6 है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 3-6 उसका एंटी नंबर है। कैसे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जैसे कई नंबर्स होते हैं, जैसे उसके लिए लकी है। जैसे अगर सपोज़ किसी का बर्थ डेट 3rd है, जहाँ 12th है, तो वो उसकी बर्थ नंबर कैलकुलेट करते हैं हम। 1 + 2 दैट कम्स टू 3। 2 21 है, 2 + 1 3, 30 है, 3 + 0 3। तो ये तो हो गया ड्राइवर नंबर। डेस्टिनी नंबर हम उसको कहते हैं जहाँ पे बर्थ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर कैलकुलेट किया जाता है। उस हक पर टोटल किया जाए तो वो भी काउंट होता है। मगर ये इफ़ेक्ट में आती है आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ एज डेस्टिनी। उससे पहले हमारे उसका ड्राइवर नंबर चेक किया जाता है, उसी के ऊपर हम सारे कैलकुलेशंस खेलते हैं। बिल्कुल। तो अभी शादी तो मोस्टली 28, 29, 25, 26 साल में हो जाएगी, लड़का या लड़की की, एक एवरेज मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम हम ड्राइवर नंबर्स क्या आ रहे हैं, किसका क्या है। किसी का अगर ड्राइवर नंबर 3 पे आ रहा है और लड़की का ड्राइवर नंबर 6 पे आ रहा है, तो मैं तो एडवाइस करूँगा वो शादी ना करें। अगर किसी का 1 पे आ रहा है और सामने वाले का 9 पे आ रहा है, तो बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बाकी न्यूमरोलॉजी आपको अगर मैं बताना चाहूँ, ये ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर पे ही या डेस्टिनी नंबर पर तक ही सीमित नहीं है। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा इसको समझना शुरू हो गए हैं, इसकी नॉलेज लेना शुरू हो गए हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी आ गई है। मोबाइल किस इंसान के पास नहीं है? बिल्कुल। तो आप समझिए कि वो मोबाइल फ़ोन जो
24/7 आपकी जेब में रहता है, उसका नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होएगा। हर टाइप की आपकी चीज़ें उसमें पड़ी रहती हैं, बिल्कुल। चाहे आपके वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो, तो आप देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंगली ही वो लेना चाहिए। 8 और 4 नंबर जिसके आते हैं, जिस मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, उसे अवॉइड कीजिए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, या ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको लेना शुभ होता है? देखिए, एक तो 4 और 8 जिसको अवॉइड करो, राहु और शनि है। और दूसरा मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 888 आ रहा है, 0 बहुत बारी आ रहा है, तो ये हार्मफुल है। ये आपको उतना बिजनेस नहीं दे पाएंगे, जहाँ आपको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। ओके। कौन से नंबर होते हैं जो लेने चाहिए, जिनका होना शुभ माना जाता है? सबसे बढ़िया टोटल जिसका 5 आ जाए, पूरे नंबर का? हाँ। ओके। 5 इज़ द नंबर इन न्यूमरोलॉजी विच इज़ द बैलेंस नंबर। वो पहले के 4 नंबर को भी बैलेंस करता है और बाकी के नीचे के भी 4 नंबरों को बैलेंस करता है। तो इसमें कहा जाता है, बहुत सारी रील्स हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ आपसे जानने के लिए इस बारे में कि केवल नंबर, ट्रिपल नंबर और टोटल नहीं देखा जाता। एक चीज़ और आती है कि लास्ट का नंबर क्या आ रहा है, या लास्ट के 2 जो नंबर्स हैं उनका टोटल क्या आ रहा है, ये भी इफ़ेक्ट करता है? वो भी करता है, मगर साथ में सबसे ज़रूरी है कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। ओके। इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है, तो उसका हम जैसे 9, 6, 9, 8 ऐसे करके है, तो हम उसके कॉम्बिनेशंस करते हैं। 9, 6 को अलग पकड़ेंगे, 6, 9 को फिर पकड़ेंगे, 9, 8 को पकड़ेंगे, ऐसे हर एक का 5 कॉम्बिनेशन पेयर्स हो आएगा। जाएंगे। अगर जो 0 आएगा, हम उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं बीच में से, ओके। उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मगर फिर बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1, 2 या 2, 1, 100 नंबर है, वो कॉम्बिनेशन ठीक ठीक है। 4, 8 तो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं तो सीधा उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, ये नंबर ही चेंज कर दीजिए, आप सिम कार्ड ही बदल लीजिए। 4 8 हो या 8 4 हो, हाँ, इससे भी सेम चीज़ है। ये अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके सेल फ़ोन में इकट्ठा आ रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। 3, 6 को, 6, 3 को भी अवॉइड कीजिए। जैसे कि मैं अपना नंबर ले लेता हूँ, 8 4 है मेरे नंबर में, स्टार्टिंग में ही है, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं इससे, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? स्ट्रगल करेंगे आप, बहुत स्ट्रगल करेंगे आप, तो आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे। तो ये लाइफ टाइम रहने वाला है? नंबर जब तक यूज़ करेंगे तो आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करेंगे। अगर चेंज कर लेंगे, आजकल तो लोग मल्टीपल नंबर यूज़ कर ही लेते हैं, तो मैं उसको बोलूँगा अगर नंबर चेंज नहीं कर सकते, अगर सपोज़ आप बहुत सालों से नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो वो नंबर आप अपने साइड में रख लीजिए, जिसमें आपको एक नॉर्मल आपका अगर कोई आधार कार्ड या ये वो नंबर पैन कार्ड अटैच है, आपको OTP आना है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई बिज़नेस या काम से रिलेटेड अपना कोई कर रहे हैं, तो एक अच्छा मोबाइल नंबर लीजिए जो कि आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबल हो। हेल्थ और वेल्थ, ये 2 चीज़ें, जिसमें वेल्थ की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि चमक दमक सभी को चाहिए, पैसे सभी को चाहिए होते हैं, तो वेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं वेल्थ के लिए, तो खासकर आपको कुछ शॉर्ट रेमेडीज़ बता देता हूँ। मगर रेमेडीज़ बताने से पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि ये एक जनरल रेमेडीज़ हैं, ये हर इंसान नहीं है कि वो करता जाए। सोल्यूशन यही है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग रेमेडी करे। मगर मैं जनरल रेमेडीज़ बताऊँगा जो कि किसी को हार्म भी नहीं करेंगी। बिल्कुल। तांबे का लोटा लें, पानी डालें, अपने बेड के साइड में रख दीजिए, साइड टेबल वगैरह में रख दे रात को। वो पानी पीना नहीं है, सुबह वही लोटा लेना है और किसी भी पौधे में या पेड़ में उसको जल प्रवाह दें उधर। ये रेगुलरली करें, मगर इस चीज़ के लिए तो बहुत बेनिफिट है। और एक रेमेडी है, वो महीने में एक ही बारी करनी है, मगर करनी है फ्राइडे वाले दिन। ओके, शुक्रवार को। शुक्रवार के दिन करनी है। और उसमें ये करना है कि 3 साल से लेके 12 साल की जो लड़कियाँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको घर पे बुलाएं। उनको जहाँ कहीं भी मंदिर में अगर मिल जाते हैं, उनको पीले रंग का कपड़ा थोड़ा सा, या पीले रंग की ड्रेस
देना चाहे, जो अफोर्ड कर सकता है, थोड़ी सी खीर और कुछ पैसे उनको एक बार ही महीने में यह कर लें। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि इतना अच्छा ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन लड़कियों से कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक रेमेडी और है, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। फ्राइडे के दिन काले चने आप भिगो लीजिए, सैटरडे को सुबह वो पानी से निकाल कर उसको मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल रहता है, उसमें आप उसको भून लें, और जितने वो आपने लिए हैं उसका वो भुने हुए चने को आपने 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा आपने घोड़े को खिलाना है, एक हिस्सा आपने उसको खिलाना है जो लेप्रोसी पेशेंट्स होते हैं उनको खिलाना है, और एक हिस्सा है जो आपने कोई भी चौराहे पे जाना है, जो 4 रास्ता जिसको हम बोलते हैं, 4 रास्ते में जाना है और वहाँ पे उसको फेंक आए। मगर ये ध्यान रखें कि आपने जहाँ पे फेंका उसके बाद उधर पीछे नहीं मुड़ना, कहीं से घूम के वापस अपने घर जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कर लें। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट रेमेडी है ये ऐसे ढूंढना, मगर इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी। तो सर ये तो जैसे कि वेल्थ के लिए हो गई, अब लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ चलता है। बहुत सारे लोगों को टिपिकल इलनेस होती है, कई सारी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टरों से सही नहीं हो रही। उन लोगों के लिए कोई एक जनरल रेमेडी जो कि वो कर सके? ये तो बात सही है कि अगर हम बोलते ही हैं हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ एक्चुअली तो मैं एक सबसे शॉर्टकट रेमेडी बताऊंगा, एक मंत्र बताता हूँ जो कि हर एक के लिए वैलिड है। कुंजिता पादम शरणम। जो तो कम बीमार है खुद पढ़ सकता है, जहाँ उसको चैंट कर सकता है, कुंजिता पादम शरणम करे। अगर वो खुद नहीं कर सकता, कोई हॉस्पिटलाइजेशन है या स्थिति में नहीं है कि वो नहीं कर सकता, तो उसके घर वाले भी ये उसके लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सीधा आप YouTube में ये अवेलेबल है, उसके पास लगा दीजिए, पेशेंट के पास में। बहुत अच्छा रहेगा। सर अब वापस से एक बार फिर से रिलेशनशिप की रेमेडीज़ की ओर रुख करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए कोई जनरल रेमेडीज़ जो कि लोग कर सके और अपने रिलेशन को हेल्दी रख सके? तो जैसे आपने मेरे को पूछा है रिलेशनशिप के लिए, तो एक मैं फ़ॉरेन की रेमेडी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको हम स्विच वर्ड बोलते हैं, बी कर्व होल परफेक्ट फॉर लव। ये कोई भी लड़का या लड़की इस चीज़ को चैंट करे, 28 टाइम्स करे, दिन में 3 बारी करे, बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी भी टाइम? हाँ, किसी भी टाइम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सुबह रात, लेटे हैं बैठे हैं, मंदिर में करना, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई रेमेडी? इसके अलावा अगर लाल किताब के हिसाब से चलें तो मैं एक बताऊंगा, सपोज़ किसी में कोई दिक्कतें आ गई हैं, ये आपने क्वेश्चन पीछे भी पूछा था, कोई दिक्कत आ गई उसको, बट ऑब्वियस है कि हम उसको कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट रेमेडी है क्योंकि ये थोड़ी लंबी चलती है। रोज़ 21 बादाम लेने हैं और 1 नारियल लेना है और उसका जल प्रवाह करना है। ये कम से कम 11 दिन करना है। इसको थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से करना है और किसको करना है घर में? देखिए, ये जहाँ वाइफ भी कर सकती है, जहाँ हस्बैंड भी कर सकता है। ओके। अगर दोनों करें तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि हस्बैंड काम पे जा रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है, तो इवन वाइफ भी कर सकती है। अनमैरिड कपल भी कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके। करना क्या होगा? करना यही है कि सिर्फ 21 बादाम लेने हैं रोज़ और 1 नारियल लेना है साथ में, जो नारियल हम मंदिर में चढ़ाते हैं सेम नारियल लेना है, और आपने उसको पास में कोई भी बहते पानी में आपने उसको बहाना है। मगर ये 11 दिन करना है लगातार। ठीक है। बहुत सुधार हो जाएगा रिलेशनशिप में। तो सर इस बार 2025 में 4 ग्रहों के गोचर होने वाले हैं, और जो भी गोचर होंगे उससे किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा या किन प्लैनेट्स पर प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए अच्छा रहने वाला है और किसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा टाइम रहेगा? देखिए जी, ये साल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर गोचर के लिए। इस टाइम बहुत सालों के बाद शनि का ट्रांजिट होने वाली है, जो कि 29 मार्च 2025 में होने वाली है। ओके। मगर उसके साथ ही साथ राहु की भी होने वाली है और केतु की भी होने वाली है, जो कि 18 मई को 2025 को होएगी।
और कई लोगों को तो यही नहीं पता कि इस साल जुपिटर बृहस्पति प्लैनेट का भी गोचर है, ओके। जो कि 14 मई को होएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो जिन पे असर अच्छा भी पड़ेगा और किसी में से असर बाहर भी निकल भी पाएंगे और किसी को दिक्कतें भी आ सकती हैं। अगर मैं शनि का बात करूं तो वो इस बार कुंभ राशि से बाहर निकल रहे हैं सेकंड फेज से। ये 3 फेज़ होते हैं एक्चुअली, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड फेज़ कंप्लीट होके थर्ड फेज़ में कुंभ राशि के लिए आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि सेकंड फेज़ जो होता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ देता है हर इंसान को, किसी भी राशि में अगर शनि का ये दशा चल रही हो। तो जब ये थर्ड फेज़ है ना, जो उस इंसान का नुकसान हुआ है सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में उसको वो वापस दे के ही जाएगा। ओके। शनि न्याय का देवता है। शनि यही नहीं है, लोगों के मन में बहुत सारे मिथ हैं कि ये है, शनि को दोस्त मानिए। मैं तो यही बोलूँगा, अच्छे कर्म बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, बिल्कुल। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कहा जाता है शनि जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे, शनि ऐसे है, आपने जो बोया है वही वापस लौटा के बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, शनि न्याय का देवता है, वो तो जो आप बोएंगे वही पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और सिंपल है कि आपको अच्छे ही फल मिलने वाले हैं। और किन राशियों पे प्रभाव पड़ने वाला है, जिस तरह से आपने चार गोचर बताए हैं? हाँ, ये मैं ज़रूर बताऊंगा। कुछ राशियाँ जिनके ऊपर असर अच्छा पड़ेगा और कुछ राशियाँ जिनके ऊपर बुरा भी पड़ सकता है, उनको थोड़ा सावधानी बरतनी है। अगर कर्म अच्छे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा स्लो प्लैनेट है शनि। एक ऐसा प्लैनेट है बहुत स्लो प्लैनेट है। बिल्कुल। शनि का जो गोचर है इस साल कर्क और वृश्चिक राशि पे ख़त्म हो जाएगा ओके। और इसको बहुत सारी ये रिलीफ मिलेगी इस प्लैनेट्स को। साथ ही मकर राशि से भी ये ख़त्म होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंभ राशि का थर्ड फेज़ जो कि लास्ट फेज़ होता है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, क्योंकि हम सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऐसा साल है कि राहु, केतु, जुपिटर, शनि सभी के गोचर इस साल आ रहे हैं। जुपिटर इस साल, जैसे कि आपको बताया 14 मई को ये गोचर चेंज करने वाला है, तो ये मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसको हम जेमिनी बोलते हैं। और इसके अलावा मिथुन राशि, धनु राशि और एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ राशि भी बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा बेनिफिशियल है। ओके। मगर ये ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं रहती है। जैसे कि शनि एक ऐसा है प्लैनेट जो कि 2.5 साल इफेक्ट रहता है एक राशि पे, इसका कम पीरियड के लिए रहता है। और अगर बात करें राहु और केतु की, 7 साल बाद ये अपने प्लैनेट्स चेंज करते हैं, 7 साल के बाद केतु। और जो राहु है वो 18 साल के बाद करता है। ओके। एक हाउस में एक प्लैनेट में वो 1.5 साल निकलता है, क्योंकि अगर हम उसे 12 से डिवाइड कर लें तो 1.5 साल आ गया, और वो 7 साल है। केतु जल्दी करेगा ट्रांजिट और राहु को थोड़ा टाइम लगता है। ओके। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको भरपूर पैसे देता है। लोगों के दिमाग में मिथ है कि ये राहु चल रहा है, ये चल रहा है, ख़राब ना हो जाए। राहु आपको रातों रात अरबपति भी बना देगा और कंगाल भी कर सकता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो इस साल बुध प्लैनेट और शनि के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। ओके। और मगर ये भी है कि राहु और केतु दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं कि ये वक्री चाल चलते हैं। वक्री चाल को हम बोलते हैं उल्टी चाल। अगर हम फिज़िकली देखें तो सारे प्लैनेट्स उल्टी चाल चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज चलते हैं, मगर चार्ट के हिसाब से हम इसको वक्री बोलते हैं, उल्टी चाल। और जो केतु है वो बहुत सारे, मैंने गूगल में और यूट्यूब में देखा कि इसको देगा बेनिफिट, उसको बेनिफिट देगा, इसका नुकसान करेगा, उसका नुकसान करेगा। केतु एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, उसका ट्रांजिशन शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। वो हमेशा अपने जो गुरु हैं उसके, बुध और जुपिटर,
उसी को ही वो अपना सबसे ज़्यादा दोस्त मानता है और उसको बेनिफिट देगा। तो सर आपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की और तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह से लाल किताब काम करती है और तमाम रेमेडीज़ दी। और मुझे लगता है कि 14 फरवरी आ रहा है, जो कपल्स हैं उनके लिए तो जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि 3-3 4-4 रेमेडीज़ आपने दिया। हेल्थ और वेल्थ को लेके भी सर ने बहुत सारी चीज़ें साझा की। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Thank you so शेयर much. सच मोर इंफॉर्मेशन विद आवर व्यूअर्स। तो हमारे साथ थे मोहित कुमार खन्ना जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के अलावा तमाम विद्याओं में वो काम करते हैं पिछले 35 सालों से, जिन्होंने तमाम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको बताया कि इस साल में किस तरह से किन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रहों के गोचर से। इसी के साथ लाल किताब पर भी खुलकर चर्चा हुई, तो और तमाम चीज़ें मोहित जी ने साझा की हमारे साथ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों से बच सकते हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे किन विषयों पर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं युग चरण, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।